हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SV टेक्नोबाइट फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने कोस थ्योरम और उसके दो एप्लीकेशंस पढ़े हैं। न्यूमेरिकल्स भी किए हमने, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी किए। उम्मीद है आप लोगों ने उनको अच्छे से समझ लिया होगा, नोटबुक में भी नोट कर लिया होगा और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा गोस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन है और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल यानी कि होलो है, स्फेरिकल सेल। ये स्टूडेंट्स एक सेल है होलो, ठीक है। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी कंडक्टर को जो कि होलो हो, अगर हम चार्ज देते हैं तो फिर वो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर चार्ज जीरो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना रहता है? जीरो। अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो वो चार्ज कहाँ आता है? उसके सरफेस पे आता है, ठीक है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज है इस स्फीयर पे, ठीक है। होलो स्फीयर है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब बात ये है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? क्योंकि ये जो स्फेरिकल सेल है हमारे पास, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट बाहर भी हो सकता है। यहां भी हमसे कहे कि यहां बताइए इस स्फेरिकल सेल के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये पॉइंट हो गया आउटसाइड द सेल। हमसे यहां पूछ सकता है बिल्कुल इसके सरफेस पे, तो हो गया पॉइंट कहां पे भाई? एट द सरफेस ऑफ द सेल। पॉइंट यहां अंदर भी हो सकता है, तो हमसे कह सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल। यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ कहाँ निकालना है। बाहर भी बताना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है, सरफेस पे कितना हो सकता है और अंदर कितना हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमने माना है कंसीडर चार्ज क्यू। ये चार्ज क्यू है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। ये आर रेडियस का एक स्फेरिकल सेल है, इसके ऊपर ये जो चार्ज है क्यू वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पहला केस हम कहाँ कर रहे हैं भाई? अगर मान लिया जाए हमें ये कहे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताइए कि वो पॉइंट है कोई P, ये पॉइंट है P, तो बताइए ये पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड है या इनसाइड है स्फीयर से? आउटसाइड है ना, तो पहला केस बन जाएगा पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। जो स्फीयर है इससे बाहर, इसके सरफेस से बाहर जो होगा, ठीक है। ओके, देखो स्टूडेंट्स, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है हमसे, तो अब तक जो केसेस किए हैं हमने क्या किया है? वहां पे गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है। तो यहां भी हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है यहां पे इस सरफेस के अराउंड एक स्फीयर इमेजिन कर लेते हैं इसे। ये स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं? एक स्फीयर है, स्फीयर अपने आप बन जाएगा उतनी डिस्टेंस पे। अगर आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे ना, एक स्फीयर बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने क्या बना दिया है? एक स्फीयर। मान लिया जाए ये हमारे पास एक पॉइंट है P और उसकी रेडियस है R। इस स्फीयर की जो रेडियस है स्टूडेंट्स R है,
या यूं कह लीजिए इसके सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो हमें क्या करना है, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस स्फीयर के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। वो तो पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये भी स्मॉल r डिस्टेंस है, इधर भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है, ठीक है, r डिस्टेंस पे है, इतनी रेडियस का हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस हमने ड्रॉ किया है। यह सरफेस है नहीं स्टूडेंट्स, हमने ऐसे ड्रॉ किया है कि अगर यहाँ एक स्फीयर होता r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का, ठीक है, तो फिर उस स्फीयर को कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती, ठीक है। ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं कि अगर यहाँ एक स्फीयर होता, कितनी रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ये स्फीयर है या ये जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो ग्रेटर है r से, यानी कि स्फीयर की रेडियस से। भाई कहने का मतलब ये है क्योंकि पॉइंट बाहर है तो फिर इसकी रेडियस से तो ये डिस्टेंस ज्यादा ही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लिया। हम आगे चलते हैं, अगर आगे चलते हैं तो देखिए क्या है, हमें इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकालना है। और वो निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा सरफेस मान लेते हैं ds, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रिक लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से अवे निकलती है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो यूं अवे निकल के बाहर जा रही होंगी रेडियली आउटवर्ड। ये मैं क्या दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन। ये क्योंकि स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज जो है स्प्रेडेड है, बिखरा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस हर तरफ यूं रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, ऐसे निकल के बाहर जाएंगी। तो यहां अगर हमने एक सरफेस माना है, जैसे कि फुटबॉल के ऊपर एक छोटा सा पैच हो, मैंने जब गॉस थ्योरम का प्रूफ करवाया था तब भी ये करवाया था, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है यहाँ से जैसे यूं आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड यानी कि बाहर जा रही होंगी। और अगर इस सरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर जो है पैरेलल टू नॉर्मल वो भी इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन में ही होगा स्टूडेंट्स। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है स्टूडेंट्स, तो हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले तो क्या होगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू जो गॉस थ्योरम है क्या कहती है हमें, जो ये सरफेस है हमारा, इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी कि E डॉट ds कितना होना चाहिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस शुड बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है E ds cos थीटा, थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, और वो क्योंकि पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, cos 0, ठीक है, इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने बताया स्टूडेंट्स क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस इज पैरेलल टू यूनिट वेक्टर, जो ये सेम डायरेक्शन में है ना तो पैरेलल है, ओके। इसको हम cos 0 की क्या वैल्यू होती है, 1, तो ये आ गया EDS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं EDS Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो स्टूडेंट्स, E इंटू ये क्या है, DS एक छोटा सा सरफेस है इसके ऊपर, और DS का इंटीग्रेशन का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, जो हमने एक स्फीयर कंसीडर किया ना उसके ऊपर छोटा सा सरफेस था DS। ऐसे जितने जितने सरफेसेस होंगे DS 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 DS, उस सभी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
और आपको पता है स्फीयर है हमारा ये वाला, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस का निकाला है, ठीक है। इस सरफेस को इलेक्ट्रिक लाइंस जो क्रॉस करके जाएंगी कितनी करके जाएंगी, ठीक है। तो ये स्फीयर है और ये स्फीयर है, तो इसी का सरफेस एरिया लिया है हमने और वो है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया स्टूडेंट्स क्यू बाई, इसको नीचे ले आए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है और आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आपको ये कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा, याद हो आपको मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस। मान ले Q चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। कोई भी Q चार्ज है उसके कारण R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं KQ बाई R स्क्वायर। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था वहां हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज। कोई भी पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, एक पॉइंट पे चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था KQ बाई R स्क्वायर। जहाँ पे K की वैल्यू आपको बताइए क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हो आप क्या वैल्यू थी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ क्या है वही है, इसका मतलब ध्यान से समझना। यहाँ तो एक चार्ज जो चार्ज था एक ही पॉइंट पे था और यहाँ चार्ज क्या है पूरे स्फीयर पे है। अब मैं आपको एक बात नोट करा रहा हूं कि जब हम बाहर का कोई पॉइंट लेते हैं, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे लेते हैं जो कि बाहर है, तब ये जो चार्ज जो कि बिखरा हुआ है पूरे स्फीयर पे ऐसे काम करता है जैसे कि वो सारा का सारा एक पॉइंट पे ही हो, सेंटर पे ही हो। यानी कि ये जो चार्ज पूरे पे है ना, पूरे सरफेस पे है, वो बिल्कुल जैसे कि ओ पॉइंट पे सारा का सारा चार्ज यहां होता। तो देखो क्यू चार्ज यहां है और डिस्टेंस आर होती, तो क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो आउटसाइड के लिए ये सारा का सारा जो चार्ज है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि ये एक पॉइंट पे ही हो और सेंटर पे ही हो। लेकिन ये कब है आउटसाइड के लिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सरफेस की। एट सरफेस ये था पॉइंट आउटसाइड। अब मान लिया पॉइंट यहां है, सरफेस पे है, ठीक है। तो सरफेस पे है तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स उस पॉइंट की, अब पॉइंट ये हो गया P, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है। तो अगर अब ये पॉइंट P है तो जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके बराबर रह गई रेडियस के बराबर रहेगी। तो बी जो केस है हम कहें एट सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो जो उस पॉइंट की डिस्टेंस है वो स्फीयर की रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है अभी, उसमें आप डिस्टेंस को कैपिटल आर के बराबर रख देंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। ये हो गया स्टूडेंट्स एट द सरफेस ऑफ द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थर्ड जो हमारे पास केस बचता है पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल। इनसाइड द स्फेरिकल सेल कि हमें जो पॉइंट दिया है वो अंदर दे रखा है कि मान लिया स्टूडेंट्स पॉइंट ये हो, वो पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट अंदर है। तो अब ये डिस्टेंस हुई स्मॉल r। स्मॉल r क्या होती थी जो उस पॉइंट की डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो पहले पॉइंट यहां था तो ये डिस्टेंस स्मॉल r ली थी, फिर पॉइंट यहां हुआ
तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर हो गई। अब पॉइंट यहाँ है तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर हुई। अब जैसा हमने बाहर के लिए किया था ना कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, तो उस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया था। ऐसे ही हम यहाँ भी अंदर भी एक सरफेस इमेजिन कर सकते हैं स्मॉल आर रेडियस का। और बिल्कुल वैसे ही हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यहां निकाला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा केस है। यहां भी डिस्टेंस स्मॉल आर थी, यहां भी डिस्टेंस स्मॉल आर है, बस फर्क ये था कि ये बाहर है और ये अंदर है। यहां भी हम क्या कर सकते हैं, डीएस सरफेस मान सकते हैं, जैसा यहां मान रखा है नॉर्मल ड्रॉ करके बिल्कुल सिमिलर बन सकता है। तो अगर हम यहां देखें कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो E डॉट ds होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या होता है स्टूडेंट्स, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। तो ये जो सरफेस होगा हमारा, ये जो स्फीयर होगा अंदर, इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना मिलना चाहिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही होता है ना। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आपको प्रॉपर्टी बताई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, यही हमने स्टार्टिंग में लिया था। ये जो स्फीयर है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने निकाला था, तो हमने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तब रेडियस ये थी, अब अंदर रेडियस ये है, तो इस सरफेस का भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। ठीक है, जहां पे Q है चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, तो इसके अंदर तो स्टूडेंट्स बाहर जो स्फीयर था उसके अंदर तो ये चार्ज उसके अंदर आ गया था, उसके अंदर था इनसाइड, इसके अंदर एनक्लोज था। बाहर वाले सेल के तो, बाहर वाले स्फीयर के तो ये चार्ज एनक्लोज अंदर था। लेकिन आपको बताई मैंने प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो देखो ये जो हमारा सेल है इसके अंदर चार्ज नहीं है, सारा का सारा कहां है, सारा का सारा कहां है, बाहर है। आपको भी सर आप तो कह रहे थे कि ये वैसे ही बिहेव करता है, बिहेव करता है ऐसा लगता है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है। तो ये जो स्फीयर हमने माना है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर ही चार्ज नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू क्या रखी, जीरो। इसका मतलब E डॉट ds, यानी कि ये जो स्फीयर है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, यानी कि इसको कोई इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस नहीं कर रही, और इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस नहीं कर रही, इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस है ही नहीं। ठीक है ना, मतलब अगर इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके जाती तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया है हमारा, जीरो आया है, इसका मतलब यहां से कोई इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस नहीं करती, इलेक्ट्रिक लाइंस ही नहीं है, और इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, इट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस यहां नहीं है, इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है, तो फिर यहां इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गया, जीरो। तो हमने देख लिया स्टूडेंट्स, यहां पे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। सरफेस पे यहां हमने कहा कि सरफेस पे डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाती है, r रख दिया, और अंदर है r, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर हम ग्राफिकली इसको शो करें तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, बाहर तो देखो चार्ज कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो बाहर तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इस बात को ध्यान दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और ये जो चार्ज है
मान लो 10 कूलम चार्ज है तो 10 कूलम फिक्स है ना कि 10 कूलम चार्ज है इसके ऊपर, यानी कि चार्ज कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या आपको पता है? अगर ग्राफ ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में बाहर के लिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ऐसे ग्राफ आता है। ठीक है, तो अगर हम तीनों का ग्राफ एक साथ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, मैं वो बता रहा हूं स्टूडेंट्स। देखिए हमने ना यहां इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ग्राफ E वर्सेस R इस केस के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। तो देखो भाई हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक साइड लिया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस और इधर लिया डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। ठीक है, देखो ये मान लिया जाए सेंटर, या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सेंटर से जब तक स्फीयर का सरफेस नहीं आता तब तक तो ये पॉइंट कहाँ रहेगा, ये भी अंदर रह गया, ये भी अंदर रह गया पॉइंट, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, मतलब पॉइंट्स अंदर है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। यानी कि जब तक आप रेडियस तक नहीं पहुंचोगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेना है? 0। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस है रेडियस तक, रेडियस है यहां तक, ठीक है, तो रेडियस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये अभी निकाल लिया हमने। तो अंदर यहां सेंटर है, यहां 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी, क्योंकि ये पॉइंट इनसाइड है और ये कहां तक रहेंगे? सरफेस तक। अब सरफेस पे पहुंचने के बाद आप देख सकते हो सरफेस से जैसे आगे जाओगे, दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है? इनवर्स। यानी कि दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, सरफेस से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बाद क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस पे, यानी कि सरफेस के बाद घटती ही जानी है, अंदर है ही नहीं, तो मैक्सिमम कहां हुई? सरफेस पे हुई, अंदर तो है ही नहीं। और सरफेस जहां आता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है कि जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, यानी कि दूर जाओगे तो डिक्रीज होता जा रहा है, अंदर है ही नहीं, तो मैक्सिमम कहां है? सरफेस पे। तो यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम दिखा देंगे सरफेस पे, ये ई मैक्स, ई मैक्सिमम, ये हमने कहां दिखाया है? सरफेस पे। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया मैंने, सरफेस है ना हमारे यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और उसके बाद दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, तो फिर हम डिक्रीज होने के लिए ये ग्राफ आगे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये घटता चला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अभी मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवा रहा हूं गॉस थ्योरम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 मिनट के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर एच शोन इन फिगर। स्टूडेंट्स ये एक क्यूब है जो कि y एक्सिस से 0.1 मीटर डिस्टेंस पे है, मतलब कि ये डिस्टेंस है x की तरफ, x एक्सिस की तरफ 0.1, और ये जो क्यूब है इसकी जो साइड्स हैं वो भी है 0.1 मीटर। स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि वेयर Ex मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो x डायरेक्शन में है उसको बोला इसने Ex इज इक्वल टू अल्फा x, यानी कि इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स, तो यू क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है यू, तो इस फेस को क्रॉस करके जाएगी यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस फेस को क्रॉस करके जाएंगी। तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, उसको हमने ई एक्स नाम दिया है यहाँ पे, और वो कितना दिया इसने? एल्फा एक्स, और एल्फा की वैल्यू है 500। एल्फा एक्स, एक्स से मतलब है ये डिस्टेंस। जैसे कि जब इस फेस को क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक लाइंस, ये वाला फेस है 1 और ये फेस है 2, इलेक्ट्रिक लाइंस जो इस डायरेक्शन में जा रही है उसको नाम दिया ई एक्स, और वो कितना है? 5 एल्फा एक्स, जब एल्फा की क्या वैल्यू है? 500, और एक्स क्या है? एक्स है, एक्स है वो डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप पता कर रहे हो। जैसे कि आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी? 0.1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट्स 0. मतलब एल्फा और एक्स, ये एल्फा की वैल्यू है, और इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यानी कि जब लाइंस इस फेस को क्रॉस कर रही होगी तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? इतनी होगी, यानी कि 500 न्यूटन पर कूलम। और जब इस फेस को क्रॉस कर रही होगी, इसको मैं अब E1 नाम दे रहा हूं, और जब इस फेस को क्रॉस कर रही होगी इस फेस को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एल्फा की जगह तो फिर वही 500, और x मतलब इस फेस की डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इस फेस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है, तो इस फेस की डिस्टेंस ली आपने x 0.1, और जब आपने देखा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो है एल्फा x, यानी कि इस फेस की डिस्टेंस, और वो कितनी है? 0.2, और वो होगी 100 न्यूटन पर कूलम। आपने एक बात नोट कर ली होगी कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, मतलब इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, यहाँ पे तो वैल्यू है 50 और यहाँ पे है 100। फॉर्मूला ही दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? एल्फा एक्स, जहां पे एक्स क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस, तो नेचुरल सी बात है एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यानी डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहाँ की डिस्टेंस रखी तो ये आई, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो यहाँ की वैल्यू रखी। ओके, तो ये हमने यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और यहाँ का। ठीक है, ई वाई ई जेड 0 है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ना तो इस क्यूब को इधर क्रॉस करेगी और ना ही इस तरफ क्रॉस करेगी, यानी कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है और जेड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइंस एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस सिर्फ फेस 1 को क्रॉस करेगी और फेस 2 को, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके बाहर जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूब और दूसरा है चार्ज एनक्लोज्ड। तो फिर देखिए फिर चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब कैसे निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो स्टूडेंट्स, या तो इलेक्ट्रिक लाइंस इस फेस को क्रॉस करेंगी या फिर इसको करेंगी, दो ही फेसेस है ना, तो हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं और इसका निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, वो आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है, यहाँ का भी निकाल लिया है, और रही बात एरिया, जो इस फेस का एरिया है, एरिया जिसको आप सिंपली ऐसे लिखते हैं ना E डॉट ds, तो अगर ds सरफेस को क्रॉस कर रही है तो ds लिख देते हैं। अब अगर हम इस सरफेस को a मान ले तो E डॉट a भी लिख सकते हैं हम, जहां पे a क्या है? एरिया। और स्टूडेंट्स एरिया जो है इसकी हर एक फेस का, क्योंकि इसकी साइड्स जो है 0.1 मीटर है, तो एरिया होगा 0.1 इंटू 0.1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो एरिया आ गया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एरिया भी पता है,
अब बात करते हैं एंगल की। स्टूडेंट्स, एंगल आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो हमेशा सरफेस के आउटवर्ड ड्रॉ होता है, यानी कि जब आप इस फेस की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस तो यूं गई है क्रॉस करके, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर गई हैं, लेकिन नॉर्मल सरफेस पे आउटसाइड ड्रॉ होगा, नॉर्मल इधर होगा, ठीक है। और क्योंकि बाहर की साइड ड्रॉ होता है तो यहां इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन और नॉर्मल के बीच एंगल 180 डिग्री बनेगा, पहले फेस को जब इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं। दूसरे फेस को जब इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस तो क्रॉस करके यूं आई ही है, इलेक्ट्रिक लाइंस यूं क्रॉस करके इसको क्रॉस किया तो ये डायरेक्शन, ये तो उसी डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस की तो सेम डायरेक्शन है। अब यहाँ पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, नॉर्मल तो आउटसाइड होता है, बाहर की साइड होता है, तो ये सेम डायरेक्शन में हो गया। यानी कि मैं कहूं कि देखिए भाई, हमारे पास ये कोई क्यूब होता तो अगर मैं इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो इधर करूंगा और इधर यू आउटसाइड ड्रॉ होता है स्टूडेंट्स। तो जब इस फेस को इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेंगी तो वो तो उधर ही जा रही है इलेक्ट्रिक लाइंस, तो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल इधर और यहाँ पे नॉर्मल इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पहला यहां एंगल बनेगा 180 डिग्री और यह एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 यानी कि पहले फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, E डॉट ए होता है ना, यानी कि E1 ए, ये E डॉट ए, ठीक है, या E डॉट ds, हम इस फेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से डिनोट कर दिया ना हमने, तो E1 डॉट ए या E1 डॉट ds लिख देते या एरिया को ऐसे लिख दिया, और ये क्या बनता है E1 a cos थीटा, थीटा क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 180 डिग्री, और ये क्या आ गया E1 क्या था 50, एरिया कितना है 10⁻², ठीक है, और cos 180 डिग्री की क्या वैल्यू होती है -1, तो पहले फेस के को का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आ गया -50 इंटू 10⁻², 10⁻² है डेसिमल रखा हो तो एक इधर और एक इधर, इसको आप लिख सकते हो -0.5, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फेस, फर्स्ट फेस। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सेकंड फेस, दूसरा जो फेस है इसका, वो क्या होगा E2 यानी कि दूसरे फेस, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये डॉट ए यानी कि E सेकंड फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एरिया और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यहाँ पे नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल क्या है 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये क्या है सेकंड फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100, ठीक है, एरिया कितना है हमारा 10⁻², और कोस 0 कितना होता है 1, तो ये क्या आ गया 2 डेसिमल 1 और 2, तो ये आ गया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो इस सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, इसका भी, यानी कि इसको जितनी लाइंस क्रॉस करती है वो ये है और इसको जितनी लाइंस क्रॉस करती हैं वो ये है, बाकी और किसी फेस को क्रॉस ही नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है, सिर्फ ये 2 फेस ही होंगे जिनको लाइंस क्रॉस कर पाएंगी, बाकी EY और EZ तो 0 दे ही रखी है, यानी कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती ही नहीं है। तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया φ1 प्लस φ2, ठीक है, पहले फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सेकंड फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो φ1 है -0.5 और φ2 है 1, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया स्टूडेंट्स 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है।
ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 0.5, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन तो हमारा पहला ये कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए कितना है। अब इसी में सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछा है, टोटल चार्ज बताइए। ओके, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। गोस थ्योरम ने बताया था ना कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस, ठीक है, इतना होता है। मैं आपसे कहूंगी फिर बताइए Q किसके बराबर हुआ, तो आप कहोगे कि सर एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। तो हमें ये चार्ज निकालना है, Q कितना है टोटल, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये हमारा कितना आया है 0.5, ठीक है। 0.5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। मैं लिख दूं 1/2 इसकी जगह, तो 1/2 लिखूं तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 4 2 5 इंटू 10⁻⁻2 कूलम, ये चार्ज आ गया इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल्स हैं, सिलेंड्रिकल शेप का भी दे सकते हैं, यहाँ सिलेंडर रखा होता है ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही, तो उसका ये एरिया गिवन होता है आपको इधर भी और इधर भी, ठीक है, होता बिल्कुल सिमिलर है। तो ये गोस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, मैंने पहले भी करवाए हैं। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप करोगे उतना ज़्यादा इस पे आपकी कमांड बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कीजिए, इस पे एग्जाम में आते ही रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।